गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12वीं कक्षा के इतिहास का दूसरा लेसन राजा, किसान और नगर का सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रारंभिक नगरों के बारे में, प्रारंभिक राज्यों के बारे में, मौर्यकालीन शासन के बारे में, इनके बारे में हमने पढ़ा और उस समय की ग्रामीण समाज के बारे में, ग्रामीण समाज में क्या भिन्नताएं थी उसके बारे में, और राजा की शक्तियों के बारे में, उनकी दैवीय शक्तियाँ क्या थी या दैवीय शक्ति अपने आप को दैवीय शक्ति से प्रेरित क्यों मानते थे, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। आज हम भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण के बारे में पढ़ेंगे। ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों से मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों का प्रमाण रूप में दिया जाता था जो भूमिदान लेते थे। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे, विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में हैं और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में है। आइए एक ऐसे अभिलेख पर ध्यान से विचार करें। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। तो प्रभावती गुप्त कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती गुप्त भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी दिया था। इसका एक कारण यह हो सकता है क्योंकि वह एक रानी, आरंभिक भारतीय इतिहास को ज्ञात कुछ रानियों में से एक ये रानी थी और इसलिए उसका ये एक उदाहरण विरला ही मिल रहा हो। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान और अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे, जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के लिए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। इस प्रकार भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों से प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रों में दान दी गई भूमि की माप में अंतर है। कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े तो कहीं के बड़े बड़े क्षेत्र दान में दिए गए। साथ ही भूमिदान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। इतिहासकारों में भूमिदान का प्रभाव एक गर्म वाद विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी, जबकि कुछ का कहना है कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है, अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने प्रारंभ कर दिए। उनका यह भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर का मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। जैसा कि हमने पिछले अंश में देखा है, उसका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। यहाँ पर प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बनता है प्रभावती गुप्त के बारे में कि इस गांव से कौन कौन सी वस्तुएं पैदा की जाती थी दंगुन गांव से। भूमिदान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते थे। इसके बाद आता है नगर एवं व्यापार। नए नगर। आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। जैसा कि हमने पढ़ा है कि इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थी। प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे।
इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर बसे थे, जहाँ से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। नगरीय जनसंख्या, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। तो नगरों में किस प्रकार की जनसंख्या थी और किस प्रकार वर्ग बटे हुए थे। तो यहाँ पर जो संभ्रांत वर्ग है जो नगरों में रहता था, और शिल्पकार जो नगरों में रहता था, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो कहाँ रहते थे? शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। यानी किलेबंद का अर्थ है चारों तरफ से चार दीवारें होती थी और किले के अंदर सुरक्षित घेरे में रहते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली हैं, जिन पर चमकदार कलाई चढ़ी हुई है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, जो मिट्टी की थालियाँ और कटोरे मिले हैं जो पॉलिश किए हुए हैं, उन्हें क्या कहा गया? उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा गया। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग क्या करते होंगे। साथ ही सोने, चांदी, कांसे, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हम कई नगरों में छोटे छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्राय उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। इन नगरों में रहने वाले धोबी और इसके साथ ही दूसरी जो जाति के लोग हैं, जिसमें बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते हैं। कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें श्रेणी कहा गया है। ये श्रेणियाँ संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगरों में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरणों का प्रयोग किया हो। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानव जाल बिछ गया था और कई दिशाओं में फैल गया था। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाह से जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैल गया था, और बंगाली खाड़ी से मार्ग चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैल गया था। शासकों ने प्राय इन मार्गों को नियंत्रण करने की कोशिश की, और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारी की सुरक्षा के बदले उसे धन लेते थे। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्री मार्ग में भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी। तमिल भाषा में प्राकृत में जैसे कि मस्तवन और प्राकृत में सत्यवा और शेट्टी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। इसके बाद आते हैं सिक्के और राजा। व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय दर कुछ हद तक आसान हो गई थी। चांदी और तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले ढाले गए थे। तो सिक्के और राजा के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही करेंगे।